बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। आज का प्रोग्राम जो है हम बजट के बारे में बात करेंगे। बजट जो अभी हालिया हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने पेश किया है, जो कि तमाम हमारी जो ट्रेड बॉडीज़ है, चैम्बर्स है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। चंद लोग ये हैं जो कह रहे हैं कि जी बजट बहुत अच्छा है। शायद वो क्यों कह रहे होंगे, ये वही बेहतर जानते हैं कि वो इस बजट को क्यों अच्छा बता रहे हैं। लेकिन हमारी जो 90% से ज़ायद जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो इस बजट के अगेंस्ट है, इस बजट के खिलाफ है। और इस बजट के क्या साइलेंट फीचर्स हैं, क्या इस बजट में है, वो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आज अपने दो गेस्ट को बुलाया है। और हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो मोहम्मद साबिर साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं SPDC के। और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है और हमारे अक्सर प्रोग्राम में आती रहती हैं। माशाल्लाह से 4 बुक्स की वो ऑथर हैं और दरस तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं, रिसर्चर भी हैं और आजकल IUBM से वो वाबस्ता हैं। तो मैं अपने दोनों गेस्टों का नहायत मुल्तमिस हूँ कि वो इस गर्मी में और इस नाजुक सूरत हाल में, इकॉनमी की नाजुक सूरत हाल में टाइम निकाल के जनाब हमारे प्रोग्राम में आए हैं और एक नेशनल कॉज के लिए आए हैं कि इस वक्त मुल्क की इकॉनमी जो है वो, पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रेक पर है, जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल चल रही है। तो इस नाजुक सूरत हाल में मुल्क के लिए वक्त निकालना और हमारी पॉलिसीज़ पर हमारे इंटेलेक्चुअल्स की बहस करना, ये भी एक समझे कि नेशनल कॉज है। और इस नेशनल कॉज के लिए हमारे दोनों गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आप लोगों का एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो मैं अभी साबिर साहब आपसे शुरू करूँगा, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करता हूँ। तो आप ज़रा थोड़ा सा ज़रा इस बजट के ऊपर ज़रा रोशनी तो डालें कि ये बजट कैसा है, क्यों पेश किया गया, क्या वजूहत थी। देखें, ये जो बजट है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बजट होता क्या है। बजट जो है वो लोगों की जेब से पैसे निकलवाने का और उनकी जेब से पैसे निकलवा के दूसरों की जेब में पैसे रखवाने का नाम है। इसको हम पब्लिक फाइनेंस के इस्तेलाह में रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि आप कहीं से पैसे निकालते हैं और क्या कहीं और रखते हैं। अच्छा, अब तक ये होता रहा था कि हमारे पास कुछ बाहर से पैसे आ रहे थे, कुछ हमारे पास बैंकिंग सेक्टर के पास पैसे थे, हम वो ले रहे थे। लेकिन अब जो हालात है उसमें यह है कि हम बैंकिंग सेक्टर से जितने पैसे ले सकते थे, मेरे ख्याल में हम ले चुके हैं, मॉप अप कर चुके हैं सारे। उसमें कोई अब ज़्यादा गुंजाइश लिक्विडिटी नहीं है। इसी तरह से जो बाहर वाले थे उनसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बजट में, और नंबर भी उन्होंने इसी तरह से प्रेजेंट किए हैं कि कहीं से मल्टीलैटरल और बायलैटरल ग्रांट्स आती नज़र नहीं आ रही, बल्कि हमें रीपेमेंट करनी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में जो पैसे निकलवाने का सारा जिम्मेदारी थी वो आवाम के ऊपर आई है। और इस लिहाज से ये जो बजट है, मैं ये कहूँगा कि ये पैसे लेने का नाम है, जो आवाम से की जेबों से पैसे निकलवाने के लिए है। अच्छा, दो बातें मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आप किसी से टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि ताकतवर जो है वो तो टैक्स ना दे और जो गरीब है वो टैक्स दे। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एग्रीकल्चर को आपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न की वजह से एक साइड पे किया हुआ है और बाकी तमाम लोगों से आप टैक्स ले रहे हैं, और उसका नुकसान ये है कि जो लोगों के इनकम है वो भी उस तरफ ट्रांसफ़र कर रहे तो हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी एक बड़ी वजह जो है हमारी सियासी जमातें, कि इसी प्रोग्राम में मेरे पास फॉर्मर मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर थे तो ट्रेड एंड कॉमर्स के, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जनाब जब इस बारे में बात की जाती है एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लाने की, तो दो बड़ी सियासी जमातें होती, वो दरमियान में आ गई थी और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस सेक्टर के ऊपर हम टैक्स नहीं लगने देंगे। तो यही मेरा भी कहना है जी कि इससे क्या निकल कर आया कि दो सियासी जमातें आ गई तो आपने एग्रीकल्चर छोड़ दिया, कोई और बॉडी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आ गई तो नहीं, नाम आपने ले लें, नहीं, आप आ गई तो आप हाउसिंग पे टैक्स नहीं लगाना चाह रहे। आप कोई और बॉडी आ गई तो उसकी वजह से आप किसी और चीज पे टैक्स नहीं लगाना चाह रहे। तो अगर इस तरह से आपने मुल्क को चलाना है और इस तरह से टैक्सेशन करना है तो फिर तो सही नहीं है ना। देखें, जस्टिस का मतलब यह है कि हर कोई अपना ड्यू शेयर दे, और आपको सबसे जो कमजोर तबका टैक्स के हवाले से लगता है जिसे कलेक्ट करना आसान है, वो सैलरीड क्लास है। तो इस दफा भी आपने ये किया कि सैलरीड क्लास के ऊपर डबल तरीके से इम्पैक्ट डाला है। पहला तो ये कि 3-4 साल से जो है आपने 6 लाख रुपए एग्जम्प्ट वो रखी हुई है, और उस वक्त मिनिमम वेज 25,000 से भी कम थी। आज 35 और 37,000 रुपये मिनिमम वेज है, लेकिन इसके बावजूद एग्जाम्पशन लिमिट वही 50,000 है। और उसके बाद जैसे आपकी तनख्वाह 50,001 रुपये होती है तो आपके पास 2.5% पहले टैक्स लगता था, 5% टैक्स लग रहा है।
तो आपने 5 से 35% जो है वो टैक्स लगा दिया उस इनकम क्लास के ऊपर जिसके पास टैक्स हाइड करने की गुंजाइश नहीं है जी। तो ये तो आपने सरासर ज्यादती की है और ये रिग्रेसिव मूव है। अगर आप कंपेयर टू लास्ट बजट देखें कि बहुत ही अवाम दुश्मन किस्म की मूव है। उसके अलावा जो सेक्टर आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे थे आप उन सबको टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं कि भाई तुम अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे थे। जो अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है टैक्सेशन के हवाले से वो कैपिटल गेन टैक्स है, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं है कैपिटल गेन टैक्स पहले से। तो कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप रैशनलाइजेशन के वो आप उसके साथ साथ एआई की बात करें, दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाएं, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो बजट में होता है कि पैसे रखे किसकी जेब में जा रहे हैं। तो पैसे हम बात सुन रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि रैशनलाइजेशन करें एक्सपेंडिचर की और खासी कटौती करेंगे, हम पैसे बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बजट के जो नंबर है मैंने बहुत सिंसियरिटी से उनका तज्जिया किया और मुझे कोई ऐसा कटौती नज़र नहीं आई कि कहीं पे सिविल या आर्मी या किसी में भी के बजट में कम हुआ हो, उसमें इजाफा ज़रूर नज़र आ रहा है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं और सैलरीड क्लास को टैक्स ज़्यादा देना चाहिए तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो दूसरी जगहों पे जहाँ पे पैसे कट हो सकते हैं वहाँ पे आप पैसे कट क्यों नहीं कर रहे हो, उस मुनासबत से देखना चाहिए। अच्छा, वो जगह बताए ना कि जहाँ से पैसे कट हो सकते हैं जो आपने भी जिक्र किया। मिसाल के तौर पे कुछ तो मिनिस्ट्रीज की बात हो रही है, उसके अलावा फ्यूल की बात हो रही है। अब तो हर कोई ये डिमांड कर रहा है कितना महंगा फ्यूल है, आप क्यों इसके ऊपर बहुत सारा इशरत हुसैन साहब ने और सबने रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म प्रपोज किए थे। आप सैलरी दे रहे हैं, देखें पहले ज़माने में ये होता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तनख्वाह कम होती थी और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज़्यादा होती थी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ इंसेंटिव दिया करती थी, हाउसिंग में, पेट्रोल में, गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ें। लेकिन अब तो तनख्वाहें जो गवर्नमेंट सेक्टर उसमें खासी बढ़ गई हैं और उस बढ़ने के बावजूद भी आप एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पेट्रोलियम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। जी, हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट भी यही पेट्रोलियम है जनाब। एग्जैक्टली। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि डायरेक्शन इस लिहाज से भी नजर नहीं आ रही कि आप इस बजट के अंदर भी आपने 1.3 ट्रिलियन की सब्सिडीज रखी हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि दो तरह की सब्सिडीज होती हैं, एक कंजम्पशन सब्सिडीज होती हैं और दूसरा इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज होती हैं। कंजम्पशन सब्सिडीज जो ना फेवरेबल नहीं होती है क्योंकि वो कंजम्पशन को बूस्ट करती हैं। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी किसी हद तक प्रोडक्शन लाती हैं अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट की जाए। इस वक्त अगर आप सोलर पैनल को देखें उसमें बहुत पोटेंशियल है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आवाम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। आपको उसको इनकरेज करने की जरूरत है और जो फॉसिल फ्यूल है और वो सारी चीजें हैं उसको डिस्करेज करें। और ये जो आपने खामखाई पीओएल के ऊपर इतनी सारी सब्सिडीज 1.3 ट्रिलियन की सब्सिडीज रखी हुई है, उसकी जरूरत क्या है इतनी सारी सब्सिडीज देने की पीओएल के ऊपर? तो ये 1.3 की जो सब्सिडी टोटल ये पीओएल पे जाएगी क्या? इसमें बहुत बड़ा चंक जो है, वो सबसे बड़ा चंक जो है वो पीओएल पे तो नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, जो टैरिफ डिफरेंशियल है। अब देखें पहले ये होता था और अभी भी ये होता है कि जो आप दूर कहीं बिजली बनाते हैं और उसको यहां तक ट्रांसफर करते हैं तो लाइन लॉसेस होते हैं। सोलर के अंदर आपको एक और एडवांटेज है कि आप वहीं से बनवाएं और वहीं कंज्यूम करें, लाइन लॉसेस को मिनिमाइज कर लें। बिल्कुल। तो जो लाइन लॉसेस मिनिमाइज होंगे, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो रेट कम होने की जरूरत है। सबका, इंडस्ट्री का, हाउस होल्ड का, सबका ये कहना है कि इस वक्त बिजली के रेट बहुत ज्यादा है। अगर इतनी सारी सब्सिडी तो है तो उसके बावजूद रेट क्यों इतने ज्यादा है? किसको रिलीफ है इन सब्सिडीज का, किसको फायदा है? तो वो तो कोई विजिबल नहीं है। और एक मखसूस तबका है जो मुस्तफीद हो रहा है जो भी इलेक्ट्रिसिटी का है। अब देखें ना कि कराची वाहिद शहर है कि जहां पर इन्होंने एक कंपनी जो है मुसल्लत करी हुई है कराची वालों के ऊपर जो है ये इलेक्ट्रिक, जिसने पूरे बिजनेस को जो खा रही है। बाकायदा बहुत से बिजनेस तो कह रहे हैं कि ये तो कोई इंडियन एंटिटी है जो कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमारे बिजनेस को खत्म करी। इवन एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा धचका लगा है एक्सपोर्टर्स पे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक्सपोर्टर्स की, आज एफपीसीसीआई में, इसी हवाले से कि हालिया बजट से और ये एनर्जी क्राइसिस से एक्सपोर्ट्स को हमारी क्या नुकसान पहुंच रहे हैं। हमारे एक्सपोर्टर आप कम्पीट नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब एक्सपोर्ट कम्पीट नहीं कर सकते, आप सब्सिडीज भी दे रहे हैं और उस सब्सिडीज का किसी को फायदा भी नहीं है, हमारी जेब से पैसे निकल रहे हैं और ये पैसे तो हमारे हैं ना, हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारे पैसे हैं और वो आप धड़ल्ले से पता नहीं क्यों खर्च कर रहे हैं उसकी वजह से। और जो आप फॉसिल फ्यूल से बिजली बना रहे हैं तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ रहा है तो उसको भी आप नहीं देख रहे।
आप बजाय इसके कि सोलर को आप एक ने, और आपने बजट से पहले इस तरह के हालात पेश कर दिए कि पता नहीं क्या होने वाला है, जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाया वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ इस तरह से नहीं आती कि आप इतना सारा टैक्सेशन लगा दें जबकि आपकी इकोनॉमी परफॉर्म ही नहीं कर रही है। पिछले साल आपकी नियर टू जीरो ग्रोथ थी, इस साल 2.3% ग्रोथ है। 2.3% उस इकोनॉमी में ग्रोथ जहां पे क्या कहते हैं 2% कम से कम पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो पर कैपिटा इनकम में तो ग्रोथ के चांसेस नहीं है। जो भी आप डॉलर की को कोट कर रहे हैं उसकी वजह से ये कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई की वजह से जो ग्रोथ हो रही है उसको तो ग्रोथ नहीं कहते। असल में तो रियल ग्रोथ देखने की जरूरत है। तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हो गया। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी जब आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी कैसे? आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई भी मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो आपने तो इस तरह के हालात पेश कर दिए। इस बजट में हमें बड़ी उम्मीद थी कि इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव पैकेज आएगा या ऐसे चीजें आएंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं आपको सबसे बताऊं कि मैं बचपन में जब छोटा था तो मुझे स्कूल में पढ़ा था, तो बड़ा लोगों को एक तजस्सुस होता जी बजट आ रहा है, लोग टेलीविजन के सामने बजट देखते थे कि जी बजट आ रहा है, शायद महंगाई होगी, किस चीज पे कैसे बढ़ा। एक लोग का पब्लिक इंटरेस्ट मैंने देखा उस जमाने अपने बचपन में। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में किसी को बजट से कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसका मैं एक बात कहूं आपको जी, देखिए इस वक्त इस मुल्क में अगर 3 ग्रोह हैं जो बजट के हवाले से बनाए जा सकते हैं, 3 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। एक हम जैसे लोगों का ग्रुप है जो हर साल बड़ी ईमानदारी से बजट को एनालाइज करते हैं, उसके नंबर को समझने की कोशिश करते हैं, जिस हद तक होती है लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, और तीसरे वो लोग हैं जो बजट को बहुत सीरियस लेते हैं। उनके मफादात उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होते तो वो उसके लिए लॉबिंग करते हैं, उसके लिए और सारी मेहनत करते हैं और अपने मफादात को इंश्योर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जो लोग अपने बजट को इस क्रिटिकल एंगल से देख रहे हैं वो तो ऊपर की तरफ गामजन है, जो बजट को सीरियस नहीं ले रहे वो डिक्लाइन की तरफ गामजन है। और हम जैसे लोग डिक्लाइन मतलब आम आवाम है ना कि जो जिनकी कोई सुनाई नहीं है और जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। सुनाई नहीं है, सारी दुनिया में जो चीजें आती हैं वो आवाम से ही आती है। जब आप तो आवाम को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है ना। इवन हमारे बिजनेस चैम्बर्स भी जो हैं, आपको जान के हैरत होगी, बल्कि आपके इल्म में होगा डॉक्टर शाहिदा वजारत, कि हमारे जितने भी बिजनेस चैम्बर्स हैं, चैम्बर फेडरेशन वगैरह, ये जो भी रिकमेंडेशंस देते हैं इनकी रिकमेंडेशन देखी ही नहीं जाती हैं। कभी भी इनकी रिकमेंडेशन पे कोई समझ आराम नहीं किया जाता है फेडरल बजट में। हमेशा से मैं गुज़श्ता 10 साल से देखता चला आ रहा हूँ। देखिए हर चीज में अगर कोई चीज बात करनी है, निगोशिएशन स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट बार्गेनिंग चिप होती है। आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अवाम को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। जब वो सुन नहीं रहे, जब वो समझ नहीं रहे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, और उस सुन के और समझ के एक मुत्तहिदा आवाज नहीं बना रहे, क्यों नहीं सिर्फ सोशल मीडिया तक ही ये कैंपेन क्यों है कि पेट्रोल और दूसरी चीजें जो है वो खत्म की जाएं, जो मराहत हैं, और वे लग्जरीज गाड़ी रोल्स रॉयस और प्राडो और पता नहीं क्या क्या जो है वो आपने क्यों दी हुई है आवाम के पैसों से, जो सरकारी मुलाजमीन को और मिनिस्टर्स को क्यों दी हुई है। तो अगर अवाम ही इस बात पे आवाज नहीं उठाएंगे, देखिए सिंबॉलिक है। मैं आपको बताऊं आवाम की ताकत का, आजाद कश्मीर में तो वही लोग हैं ना। जी बिल्कुल। इस दफा मैंने बजट में देखा कि पिछली दफा 25 बिलियन जिस चीज पे रखे थे गवर्नमेंट ने, इस दफा वो इलेक्ट्रिक की सब्सिडी देने के लिए उनको 125 बिलियन दिए। इलेक्ट्रिक सब्सिडी की आजाद कश्मीर क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी। उनका रेट कम हो गया, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम है, चीप है, और वो पैसे हमारे टैक्सेस से जा रहे हैं। वो आजाद कश्मीर को जो पैसे मिल रहे हैं वो किसी और से नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल वो हमारे टैक्सेस से जा रहे हैं। अच्छा, तो ये 125 बिलियन जो है वो ऐसे ही आए ना कि उन्होंने आवाज उठाई थी। तो अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप समझेंगे नहीं कि क्या हो रहा है और किस तरह से ये बजट आपको असर अंदाज कर रहा है, तो फिर आपके साथ ये सब कुछ होता रहेगा जी। जी अच्छा, चलिए मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर शाहिदा वजारत से इस बजट के बारे में बात करेंगे। जी डॉक्टर शाहिदा वजारत, अब आप अपना कुछ जरा तज़किया दें इस बजट के बारे में। आपको बजट कैसा लग रहा है आवाम के लिए, कारोबार के लिए, हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए? देखिए ये जो बजट है ये गवर्नमेंट ने इसलिए इसको ये किया है, इतने ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ाया है कि वो
आईएमएफ के साथ प्रोग्राम को चाबी देने के लिए किया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जब आईएमएफ के साथ प्रोग्राम हो जाएगा तो क्या हाल होगा इस मुल्क का, क्योंकि ये तो सिर्फ आईएमएफ को रीस्टार्ट करने क्या है। तो देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे इससे पहली हो, चाहे उससे पहली हो, ये सारी गवर्नमेंट्स जो हैं ये जब इख्तिदार में लाई जाती हैं तो इनसे बहुत सी बातें मनवा ली जाती हैं। और वो आप देखिए कि पाकिस्तान जो है, आज जो पाकिस्तान है, ये आप हालात देखिए बद से बदतर हो रहे हैं, माशी हालात। तो बड़ी ताकतों ने पाकिस्तान के लिए एक उनका विजन है आज से 30 साल बाद, और वो विजन जो है पाकिस्तान का, वो एक टूटा फूटा पसमानदा मुल्क का है। और इन बजट्स वगैरह के जरिए हमें आहिस्ता आहिस्ता उस विजन पे ले जाया जा रहा है। और हमारी हुकूमतें और आईएमएफ और अमेरिका, बरतानिया, ये सारी ताकतें जो हैं इनका गठजोड़ है। और गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो भी उनके साथ बराबर की शरीक होती है पाकिस्तान को पसमानदा और गरीब और बदहाल बनाने में। अब आप देखिए कि मैं बहुत दिन से मैंने पहली दफा ये बात उठाई है, मैंने टीवी पे और आर्टिकल्स में अपने और व्लॉग्स में, कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, हर सिविलाइज्ड मुल्क में ये होता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो ये रोल अदा करती है कि ये जो आमदनियां हैं, दौलतमंद लोग हैं, उनसे पैसे टैक्सेस लेती है और उन पैसों को ट्रांसफर पेमेंट्स के जरिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों को ट्रांसफर करती है, उनको तालीम पे और उनको सेहत पे और व्हाटएवर। पाकिस्तान मेरे ख्याल में वाहिद मुल्क है दुनिया में जो ये कर रहा है कि गरीब लोगों से और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से पैसे, वो रेवेन्यू जनरेशन कर रहा है। क्योंकि देखिए कि हमारे ज्यादातर जो टैक्सेस हैं वो आ रहे हैं, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ाती रहती है, गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती रहती है, जीएसटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो गरीब लोग अदा करते हैं, यानी कि आप भी गरीब आदमी हो, उसको अगर जाना है कहीं किराए पे तो वो देगा, तो उसमें वो जो पेट्रोल का वो जो उसको टिकट लेना होगा उसमें पेट्रोल की कीमत आ जाएगी। तो ये टैक्सेस जो हैं, और पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 2/3 टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और हमेशा जब से हम आईएमएफ पे नहीं थे प्रोग्राम्स में, पाकिस्तान के पब्लिक फाइनेंस पे पूरा जोर होता था कि डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए। मगर जब से हमने 90 की दहाई से आईएमएफ से कर्जे लेना शुरू किए, अब कोई बात नहीं करता डायरेक्ट टैक्सेस की, सब जीएसटी की बात करते हैं, सब हर वक्त पाकिस्तान के वो जो ये है, इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर चूंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने जब आईएमएफ के साथ वो किया तो स्टेट बैंक को भी सो कॉल्ड ऑटोनोमस कर दिया, सो कॉल्ड। अब उसकी वजह से ये हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेट बैंक से कंसेशनल रेट्स पे कर्जे नहीं ले सकती है, क्योंकि वो सो कॉल्ड ऑटोनोमस हो गया है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल बैंक से मार्केट रेट पे कर्ज ले रही है, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की बिल्स में एक्सेट्रा। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देखिए, एक तरफ तो रेवेन्यू जनरेशन सारी जो हो रही है वो गरीबों से हो रही है, दूसरी तरफ जो ट्रांसफर, ये जो एक्सपेंडिचर साइड है, ये सारी दौलतमंद लोगों को गवर्नमेंट मराद दे रही है। मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंटेरियंस की मराद बढ़ाई गई। फिर आप देखिए कि जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, बाहर मुल्कों में रह रहे हैं, उनको डॉलर्स में दी जा रही है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि ये जो हम लोग क्रिकेट कोच हायर कर रहे हैं, ना हमारी क्रिकेट टीम बेचारी खेल पाती है ना कुछ, उसके लिए हायर किया था कोच 4 करोड़ रुपए महीने पे। तो ये तय्युशात हैं, तो गरीब लोगों से पैसे लेके तय्युशात पे खर्चा किया जा रहा है। फिर आप देखिए कि जो मैंने बात की कि गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से कर्जे ले रही है, उन कर्जों की सिर्फ इंटरेस्ट की अदायगी, सिर्फ इंटरेस्ट की अदायगी के लिए एफबीआर से जितने टैक्सेस जमा हुए हैं उसका 90% इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है कमर्शियल बैंक्स को। अच्छा जी, 90%। तो गवर्नमेंट के पास
10% रह जाता है। तो आप देखिए कि एक्सपेंडिचर साइड पे तय्युशात में जा रहा है। अब ये जो कमर्शियल बैंक्स को जा रहा है, ये भी दौलतमंद लोगों को जा रहा है, क्योंकि दौलतमंद लोग जो हैं वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पैसे हैं कमर्शियल बैंक्स में, और कमर्शियल बैंक्स उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो कमर्शियल बैंक्स को इतनी इंटरेस्ट दे रही है। तो ये किया जा रहा है पाकिस्तान में कि पॉकेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्रिएट किए जा रहे हैं, और एक तरफ बहुत गुर्बत क्रिएट की जा रही है। और इसका रैशनल क्या है, क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, इसलिए किया जा रहा है कि जो दौलतमंद लोग हैं पाकिस्तान के भी, और जो बाहर वो जो रह रहे हैं उनको डॉलर्स में वो दी जाएंगे। आइडिया ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट ने 90 की दहाई से तालीम पे कटौतियां कर दी हैं, सेहत आम्मा पे कटौतियां कर दी हैं, पावर जनरेशन पे कोई प्रोजेक्ट्स पे नहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स हुए, वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे नहीं हुए। तो पाकिस्तान पे, जिससे पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जिन अवामिल से उन पे IMF की ऑस्टेरिटी आ जाती है, और जहां पे दौलतमंद लोगों को देना है उसको बहुत फराग दिली से दिया जा रहा है। और उसको देने का मतलब ये है कि दौलतमंद लोग जो है वो अपने पैसे बाहर रखेंगे। अच्छा। और ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये जो रिटायर्ड फौजी है वो सब भी बाहर रख रहे हैं। और तो आइडिया ये है कि ऐसे लोगों को दो जो दौलतमंद हैं, ताकि वो अपने पैसे बाहर ले जाएं, पाकिस्तान में खुशहाली ना आए, पाकिस्तान में खुशहाली ना आए। तो देखिए, ये किया जा रहा है, और इससे ये होगा, मैं आपको बताऊं, ये मैंने पहली दफा इसकी तरफ निशानदेही की है, और इसकी वजह से होगा क्या मैं आपको बताऊं। ये सब कर रहे हैं और फिर IMF से और कर्जे लेने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि हमने एक स्टडी की है हमारे कोलीग्स ने, और उसमें हमने ये देखा है कि फॉरेन डेट्स जो हैं वो सस्टेनेबल हैं या नहीं है। और हमारे कोलीग्स ने ये स्टडी की है, और उन्होंने कहा है कि 2019 तक फॉरेन डेट्स सस्टेनेबल थे, 2019 के बाद अनसस्टेनेबल हो गए। 2019 के बाद डेट्स अनसस्टेनेबल होने, फॉरेन डेट्स अनसस्टेनेबल होने का मतलब ये है कि अगर हम अब और कर्जे लेंगे तो हम वी विल नॉट बी एबल टू पे। एक तो ये बात हो गई। फिर आप जिस तरह पाकिस्तान में एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, जो मैंने अभी निशानदेही की, ऐसे लोगों को और ऐसी चीजों पे एक्सपेंडिचर्स नहीं हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव हो। दौलतमंद लोगों को हो रहे हैं, वो बाहर ले जा रहे हैं, करप्शन मनी सब बाहर जा रही है। तो पाकिस्तान में ग्रोथ रेट नहीं होगी, और जब ग्रोथ रेट नहीं होगी तो उससे दो बहुत बड़े मसले होंगे। एक तो हमारी ये जो पॉपुलेशन है, इसका जो 65% है वो 30 साल से कम उम्र लोगों पे मुश्तमिल है। तो उनके लिए जॉब्स चाहिए आपको, मगर आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम है। दूसरा मसला ये होगा कि जब आपकी रेट ऑफ ग्रोथ कम होगी तो रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी, और रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी तो आप इन कर्जों की अदायगी नहीं कर सकेंगे, तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। और जब आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो आप देखिए कि आपने अपने इतने वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि विलफुल डिफॉल्ट की तरफ हमें ले जाया जा रहा है। हमारा ये पैसा जो बाहर वालों को दिया जाता है, जो दौलतमंद लोगों को, अगर उसको पाकिस्तान के गरीब लोगों पे खर्च किया जाए, उनकी तालीम पे, उनकी सेहत पे, और वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे खर्चे हों, पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो मुल्क की रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगी। रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगी तो रेवेन्यू जनरेशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा तो हम ये कर्जों की अदायगी कर सकते हैं, मगर हम नहीं कर सकेंगे। और अगर हम नहीं कर सकेंगे कर्जों की अदायगी तो बहुत गंभीर सूरत हाल है। क्योंकि मुझे ये लगता है, और मैंने 12 इसकी तरफ निशानदेही की है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, कि अगर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे तो फिर हमसे बातचीत की जाएगी कि हम सरेंडर करें, कि आप अपने न्यूक्लियर एसेट्स को सरेंडर करें। सिर्फ न्यूक्लियर एसिड हमें उस तरफ ले जाया जा रहा है। खास तौर पे मुझे बहुत फिक्र है क्योंकि शाहीन 3 जो है उससे बड़ी ताकतों को, अमेरिका, बरतानिया को बहुत तकलीफ है, क्योंकि उसकी जो रेंज है 2700 स्क्वायर व्हाटएवर, तो वो जो है वो इजराइल को भी हिट कर सकती है, यूरोप को भी कर सकती है। तो इसलिए न्यूक्लियर एसेट्स पर्टिकुलरली शाहीन 3 को फिर वो टारगेट करेंगे। और आपको याद होगा कि 9/11 के बाद कंडोलिसा राइस ने ये कहा था
कि पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में वी हैव अ प्लान, और उसने ये भी कहा इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, बट वी हैव अ प्लान। तो मुझे लगता है कि यही प्लान है, क्योंकि आप देखिए कि क्या वजह है कि IMF की ऑस्टेरिटी में हम हैं, मगर 4 करोड़ रुपए बैंक के प्रेसिडेंट्स को 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर को IMF ने उनकी जो पेपर लिखा था, जो उनकी सो कॉल्ड ऑटोनोमस का पेपर, उसमें उनकी तनख्वाह कही थी कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए, और पिछले जो गवर्नर थे उनको वो उससे ज्यादा भी बल्कि दिए गए होंगे, क्योंकि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, उनके बच्चों की तालीम का भी स्टेट बैंक अदा करता था। तो देखिए ये हो रहा है कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को ड्राई अप किया जा रहा है, सिर्फ दौलतमंद लोगों को दिया जा रहा है पैसा, और वो दौलतमंद लोग अपना पैसा बाहर रखते हैं, और पाकिस्तान में जो पैसा रहने को है उन लोगों पे खर्चे नहीं हो रहे, ना तालीम पे, ना सेहत पे, और ना वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और अब ये थोड़ा सा PhD इसलिए किया है कि उनको खुश करने को, तो उसमें खर्च पता नहीं कितना इन्वेस्ट होगा और कितना खुर्द-बुर्द होगा, करप्शन की नजर हो जाएगा, मगर पाकिस्तान को ड्राई अप किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की रेट ऑफ ग्रोथ ना बढ़े, और ताकि पाकिस्तान की वो जो है रेवेन्यू जनरेशन ना हो, ताकि हम कर्जों की अदायगी ना कर सकें। देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि अभी अगर बजट को आप देखें, इस बजट पे अगर रहते हुए देखें, तो आपको 2 चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आएंगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एलीट के तो कोई एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं है। मैंने खुद भी देखा है, किसी एक्सपेंडिचर में कोई कटौती नहीं है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो तो उनको तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। दूसरा जो हम एक चीज़ और देख रहे हैं वो ये कि BISP के थ्रू जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब या तो आप एक्सट्रीम पुअर को देख रहे हैं, या आप एक्सट्रीम एलीट को फाइनेंस कर रहे हैं। अच्छा, और जो मिडिल क्लास है, जो कि आपके बैकबोन होता है, हाँ बैकबोन है, उसी के ऊपर आपने सारा बर्डन डाला हुआ है, उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। इस बजट ने उसके साथ बहुत ज्यादा अजीब काम किया, मिडिल क्लास को वाइप आउट किया जा रहा है, वाइप आउट सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सारी चीजें सारी कंट्रीज के लिए एग्जिस्ट करती हैं। असल मसला ये कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। मैं साउथ कोरिया गया और वहाँ जाकर हम उनके डेवलपमेंट के मॉडल को बहुत अच्छी तरह से मैंने स्टडी किया। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे मुल्क में यही सारे IMF, वर्ल्ड बैंक सब आके यही कहते थे, कह रहा दुनिया के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमने बुलाए और सब ने हमें एक बात समझाई कि तुम्हारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? कोई मिनरल नहीं है और तो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 तरह की उन्होंने कंडीशन लगाई। सिर्फ कह रहे कि हम विग जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे, बट वी डिडंट लिसन टू दैम। हमने उनको नहीं सुना, हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, हमने अपने लोगों को इन्वॉल्व किया। उन्होंने जो उनके क्रिमिनल्स तक थे उनको हार फूल पहनाकर सारी दुनिया में भेजा कि भाई इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। सारी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क था जिससे उनकी नॉर्थ कोरिया के अलावा सबसे ज्यादा दुश्मनी थी, और वो मुल्क था जापान। जापान ने उनका पूरी रॉयल फैमिली का मसाकर किया था और वो उनके बहुत बड़े दुश्मन थे, लेकिन उनके प्रेसिडेंट ने सिर्फ मुल्क की तरक्की की खातिर जापान से हाथ मिला लिया और जापान ने इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद साउथ कोरिया कहाँ गया है वो सबके सामने है जी। तो बात ये होती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारी एलीट अपने अलावा कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है क्या बजट मेकर्स और ये जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स और ये लोग क्या ये नहीं सोच रहे कि कब तक हमको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आवाम को, कब तक मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, कब तक जो है वो इस तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करता रहेगा कि मिडिल क्लास रिसोर्सेज जनरेट करे और अपर क्लास उसको एंजॉय करें, वो एंजॉय करें जी। हाँ, मतलब लिटरली स्प्लैश किया जा रहा है पैसा। लगता है आप एक्सपेंडिचर साइड पे देखें तो नहीं लगता है कि कोई ऑस्टेरिटी में है, लगता है खूब फरावानी है। एग्जैक्टली। चलो जी, सुबह ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर दोबारा डॉक्टर शाहिद बदरी तरफ जाएंगे और उसे IMF के आगे के प्लान के बारे में बात करेंगे कि हमारे ऊपर क्या उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं IMF के शराइत के। जी डॉक्टर साहब, आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि कोई जवाब नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट इतनी बढ़ाएं, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन
डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। मगर IMF और ये लोग ये समझते हैं कि शायद यहाँ किसी को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, वो जो चाहे कर दें और वो पैसे दे रहे हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट थी दुनिया में एट 23%, अब थोड़ा से कम हुई है मगर अभी भी हाईएस्ट है। मगर देखिए कि एक अजीब बात है, आप देखिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो हाफिज कुरान है। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से जंग करने में सबसे आगे है दुनिया में। और ऐसा टाइम जो एक इस्लामिक मुल्क है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इतने परहेजगार और हाफिज कुरान है, तो ये बड़ा ही पैराडॉक्स है। और मैं समझती हूँ हमारे मुल्क में जो बदबख्ती आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि हम लोग इस्लाम के नाम लेते हैं मगर हम अपनी पॉलिसीज को इस्लाम से और उससे बहुत फर्क बनाते हैं, बहुत तजाद है हमारी पॉलिसीज में और इस्लामिक वो जो कदरें हैं और वो जो हमारे वो हैं उसूल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ बताइएगा मुझे, जो डॉक्टर साहिबा ने बात की इस पर। हाँ देखिए, मेरा भी ये ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट जो है इस वक्त जो बढ़ाया गया था वो जस्टिफाइड उस तरह से था नहीं, और उसकी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ प्रेशर आया वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आया। पता है गवर्नर साहब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि जी ये क्यों, इससे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट रेट इतने जितना आपने किया हुआ, तो वो कहते थी मैं ये IMF क्या वो है IMF की शराब। नहीं देखिए, मैं जवाब देते हैं पैनल ऑफ इकोनॉमिस्ट में था और उस वक्त भी IMF ने जो है वो बहुत सारी कंडीशंस रखी थी हमारे सामने। हफीज़ पाशा साहब जो उस पैनल को हेड कर रहे थे और हम सब ने मिलकर एक होम ग्रोन स्ट्रेटजी बनाई थी जिसने वो उन सारी चीज़ों को काउंटर किया था और रैशनलाइज किया। तो ये हमारे पास होता है, वी हैव अ चॉइस। और आज मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी लोगों से पैसे भीख मांगने की नहीं है और आप खुद इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो यू हैव द वेज टू गो फॉर इट। लेकिन आपकी किताब थी कि अल्टरनेटिव टू IMF, जी मैंने तो पूरा मॉडल दिया है, बताया जी पूरा मॉडल दिया है, मैंने किताब लिखी है और मैंने उसमें बताया है कि किस तरह मेरा मॉडल IMF से बहुत बेहतर है। मगर आप देखिए कि पाकिस्तान में किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली इसमें, और हालांकि पाकिस्तान में बहुत खुशहाली आ सकती है। मैंने उसमें बताया है कि किस तरह हमें, अगर हम इस तरह IMF के मॉडल पे ना चलें, हमारे पे चले। और मैं आपसे बिल्कुल सख्त दिल से कह रही हूँ कि मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ, कोई मुबालगा नहीं कर रही हूँ, मुबालगा आमेजिश। मैं ये आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि पाकिस्तान का जो मसला है ये बिल्कुल ही ये ऐसा नहीं है कि जैसे इतना मुश्किल है कि कुछ बस IMF दे दे तो हम सरवाइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लोग ये कह रहे थे अभी कई दफा लोग कहते हैं कि देखिए बजट इसलिए IMF के पास जा रहे हैं, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। IMF से बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और मैंने खुद उस पर काम कर रही हूँ। मैं 1990 से कर रही हूँ, जब से पाकिस्तान ने IMF से कर्जे लेना शुरू किए। मेरी पिछली किताब जो थी फाइटिंग इंपीरियलिज्म लिबरेटिंग पाकिस्तान, उसमें भी मैंने ऑल्टरनेटिव्स दिए थे और अब तो मैंने बहुत रिफाइंड फॉर्म में, फिनिश्ड फॉर्म में। और पाकिस्तान के ये जो मसले हैं, इनके माशी मसलों की मैं बात कर रही हूँ, इनको 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द IMF। अगर IMF के पास चले गए तो मैं समझती हूँ ये आखिरी दफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह मैंने बताया आपको कि रेवेन्यू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होगी तो रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। और अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो मैं समझती हूँ ये आखिरी दफा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो ऐसे ही लंगड़ा लूला चलाते रहेंगे, बहुत से लोग ये बात कर रहे होते हैं कि ऐसे ही चलाते रहेंगे, न्यूक्लियर स्टेट है और इतनी बड़ी पावर है तो उसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, ऐसे लोग ये बात भी कर रहे हैं। अभी तक ऐसे ही था कि लंगड़ा लूला यूं चला रहे थे, मगर अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अमेरिका, बरतानिया, वेस्टर्न जो मुल्क हैं वो उन्होंने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सोचा हुआ है। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उसके जरा उसको वो करती हूँ। ये देखिए जो छोटे छोटे मुल्क हैं, UAE है, सऊदी अरब है, सिंगापुर है, इजराइल है, इनको ये बड़ी पावर्स बनाएंगे, इकोनॉमिक पावर्स। और इजराइल तो न्यूक्लियर पावर भी है, ये लोग न्यूक्लियर पावर नहीं होंगे मगर ये इकोनॉमिक पावर्स होंगे।
अगर इन्होंने किसी ने जरा अपना हाथ पांव मारा तो उनको वही ठीक कर देंगे, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर तो होगी नहीं। पाकिस्तान को वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, ये आप देखिए ग्लोबल ट्रेंड्स पढ़ें, CIA का डॉक्यूमेंट है ग्लोबल ट्रेंड्स 2015, उसमें वो जब से कोशिशें कर रहे, और उस वक्त उन्होंने ये कोशिश की थी कि 2015 तक पाकिस्तान के बारे में कहा था कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वो ईरान के बलूचिस्तान से मिल जाएगा, और जो उन्होंने कहा था पाकिस्तान केपी अफगानिस्तान से, और कहा था पाकिस्तान बस वो रह जाएगा जो पंजाब का और कुछ सिंध का हिंटलैंड। तो वो उस पर जब से काम कर रहे हैं, मगर देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान की रेजिलियंस है कि अभी तक वो नहीं, मगर वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान को वो एक टूटा फूटा पसमानदा मुल्क बनाने जा रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को डिसमेंबर करने में कामयाब हो गए तो फिर वो न्यूक्लियर, जैसे कि यूक्रेन से उन्होंने न्यूक्लियर एसेट्स निकाल लिए थे, उसी तरह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करें। इसलिए हम लोगों को परेशानी है। ये जो हमारा मसला है इकोनॉमिक्स का, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का मसला नहीं है, ये मसला स्ट्रेटेजिक मसला भी है। तो इसलिए हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि हमारी हुकूमतों को जरा भी इदराक है। वो तो बिल्कुल अपने मस्त हैं, बिल्कुल मस्त एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, और मैं आपसे कह रही हूँ कि एक साल में सारे मैं सिर्फ इसमें एक बात ही कहना चाहूंगा कि चले IMF या किसी ने जो भी डिक्टेशन है उनके अपनी जगह है, लेकिन आपकी जो इलीट है हमारे इकोनॉमिक मैनेजर, उनको ये बातें सोचनी चाहिए। हाँ, और उनका एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। जब तक वो कम से कम सिग्नल नहीं देंगे, कोई पॉजिटिव और कोई बेहतरी की राह नहीं निकालेंगे, सिर्फ थोड़ी सी PSDP बढ़ाने से या कुछ छोटी मोटी चीजें करने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने इस प्रोग्राम को मैं अख्ताम की तरफ लेकर जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमारे इकोनॉमिक मैनेजर जो हैं आवाम के बारे में सोचेंगे कि हम ये तो बातें करते हैं कि जनाब USA कनाडा के अंदर हमारे लोग जा रहे हैं और वहाँ पर लोग टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि एक आम मुलाजिम भी जो होता है, जो जिसकी तनख्वाह $2500 होती है, और वो अगर टैक्स 800 रुपये दे रहा होता है हुकूमत को, या 1000 रुपये टैक्स दे रहा होता है, तो वहाँ पर कोई फूड की किसी आइटम पर टैक्स नहीं होता। दूसरी बात ये कि उसके बच्चों को, हर बच्चे को जो है वो तकरीबन $500 जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही होती है, और एंड ऑफ द ईयर जो है उसको बाकायदा से जो है ना गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन जो है वो $5000 या इससे ज्यादा जो है ना वो डॉलर उसको मिल रहे होते हैं। तो वो जो उसने टैक्स दिया होता है उससे कहीं गुना ज्यादा उसको वहां की गवर्नमेंट जो है वो रिफंड कर देती है। तो आप वहां के मुल्कों का निज़ाम देखें और अब हमारे मुल्कों का निज़ाम देखें कि जहां पर मुकम्मल तौर पे जो है हमारा मुतवस्सित तबका है उसको पीसा जा रहा है कि जो अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहता है। अब हमारे बच्चों के लिए तालीम हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये देखें 18% टैक्स स्टेशनरी आइटम पर लगाया गया है, जो कि जिससे आप ये देखें कि स्टेशनरी के तमाम आइटम महंगे होंगे। स्कूलों का वैसे ही कोई इतना अच्छी सूरत हाल पाकिस्तान में तालीम की इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है कि मुख्तलिफ NGOs आके अपना काम करें। अगर ये NGOs भी काम ना करें तो पाकिस्तान में शायद तालीम की सूरत हाल और भी ज्यादा खराब हो। तो खैर बहरहाल मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट अपने इकदामात के ऊपर नजरसानी करे और अवाम को रिलीफ दे, बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दे, एनर्जी क्राइसिस का कोई हल निकाले, वरना इस मुल्क में सनतें बंद होंगी और कारोबार तबाह होंगे। GDP ग्रोथ वैसे इस मुल्क की कुछ ना होने के बराबर है, तो फिर ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा। 65% यूथ है, वो यूथ जो है वो कहां जाएगी, वो क्या करेगी कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।